नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीयूईटी प्रीवियस ईयर पेपर के फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे ये 23 मई 2023 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन फीडबैक एम्पलीफायर इफ द फीडबैक वोल्टेज इज इन अपोजिट फेज द गेन इन इज लेस देन 1। अब पहली चीज सर कि वोल्टेज हमको अपोजिट फेज में मिला है, हमको वोल्टेज विपरीत कला में मिला है, विपरीत चरण में मिला है, तो ये हमारे लिए ऑसिलेटर का काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो ऑसिलेटर या दोलित्र हमारे पास होता है, जो ऑसिलेटर होता है जिसको हम लोग हिंदी में दोलित्र बोलते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि वो हमको सेम फेज में ही मिले। आप लोगों ने दोलित्र अगर पढ़ा होगा तो आपको पक्का पता होगा कि उसमें हमको जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव होता है। ये क्वेश्चन भी आपने अगर कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आप कोई भी बुक लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा कि ऑसिलेटर में फीडबैक कैसा होता है। दोलित्र में जो हमारे पास फीडबैक होगा वो किस प्रकार का होगा, तो वो हमेशा फीडबैक पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हमको सेम फेज में चीजें चाहिए होती है। अब इसमें दो ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट दिखाई देते हैं, पता पड़ते हैं, और दोनों सही भी है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होना चाहिए था। तो इसमें है ये कभी भी ऑसिलेटर का काम नहीं करेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कभी नहीं करेगा तो ऑसिलेटर के रूप में काम नहीं करता, ये बात भी सही है। तो इसके दो आंसर हैं, दोनों आंसर सेम ही आंसर इसमें दे के रखे हुए हैं। और जब आंसर शीट आया था तो उसमें भी दोनों ही आंसर दे के रखे हुए थे, तो ये कैंसल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Two coherent monochromatic light beams of intensities 16I and 4I are superposed the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam। देखिए, हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता निकालनी है। अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला, क्योंकि ये लगभग हर पेपर में, हमने इससे पहले भी पेपर को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ YouTube पे आपको उसके लेक्चर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर फिजिक्स के जो पेपर है, और उन पेपर्स में भी आपको ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमन क्वेश्चन है, आया ही आया है। इंटेंसिटी का क्वेश्चन, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, इनका रेशियो, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अभी तक आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा अगर आप लोगों ने इसे सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन देखा हो, तो आपको ये फॉर्मूलेज भी याद होंगे। बहुत इजी है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो ये आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। चलिए, मैक्सिमम के लिए हम देखो, पहले जो इंटेंसिटी दे रखी I1, ये 16I दे रखी है। ऑब्वियसली आपको समझ में आता होगा कि जब हम 16I करेंगे तो 16 तो बाहर हो जाएगा, बन जाएगा 4I, 4 रूट में I, और I2 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 बाहर जाएगा, 2√I का होल स्क्वायर। सर 4 और 2 तो ये हो जाएगा 6√I का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √I का स्क्वायर I। यहां सिमिलर अगर हम लोग करेंगे तो ये देखो 16I बाहर जाएगा तो ये 4 रूट का I बनेगा, माइनस 2√I बनेगा, और इसका ये होल स्क्वायर, 2 में से 2 चला जाएगा, 2√I का होल स्क्वायर मतलब 4I। तो आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, अधिकतम तीव्रता होगी, ये 36I होगी, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो 4I होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ T इयर्स। जो आपका हाफ लाइफ है, अर्धायु काल है
एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का, वो है कैपिटल टी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस टू 3.125%। तो ये बड़ा ही सिंपल सा, आपको एक फ्लोचार्ट टाइप में आपने याद रखा होगा शायद, कि आपके पास एक 100% किसी भी सब्सटेंस का रहता है इनिशियली, फिर जैसे ही उसको एक हाफ लाइफ हो जाता है, अब हाफ लाइफ को मैं कैपिटल टी लिख सकता हूं, तो एक हाफ लाइफ के बाद वो 50% ही बचता है। एक और हाफ लाइफ जब इसमें होगा तो ये 50 का भी आधा हो जाएगा, मतलब 25% रह जाएगा। एक और हाफ लाइफ जब हो जाएगा तो ये सर 12.50% ही बनेगा, 12.5% ही बचेगा। और जब एक हाफ लाइफ होगा तो ये और आधा हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 6.25। और सर एक और बार अगर मैंने इसको आधा कर दिया तो ये बनेगा 3.125%। और यही पूछा भी है, तो पूछा उसने कितने हाफ लाइफ के बाद ये काम हुआ है, तो गिन लेता हूं बेटा मैं, 1 2 3 4 5। सर 5 हाफ लाइफ के बाद, 5 अर्धायु काल के बाद हमारे पास प्रारंभिक का केवल 3.15% जो मटेरियल था वो बचेगा। क्लियर है? तो 5 हाफ लाइफ जो होगा ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। देखिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हम क्यू फैक्टर निकालते हैं, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है L/C अंडर रूट में बाहर आता है 1/R। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज इसमें होती है वो ये होती है Q की वैल्यू ज्यादा हो, क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अब सर R अगर हम देखें तो R की वैल्यू कम होने पर हमारा Q जो होता है ज्यादा होता है, Q की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब हमको R चाहिए सर मिनिमम। पहले हम R मिनिमम देख लेते हैं बेटा। यहां पे इन दोनों में R की वैल्यू 25 है, इन दोनों में 15 है, तो ये दोनों तो हमारी कैटेगरी से बाहर हो गए कि हमारा आंसर सही हो सकता है। देखिए हम तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे, L तो हम सर दोनों में बराबर दे रखा है, तो मैं देख लेता हूं सर L की वैल्यू मिनिमम हो, साथ ही साथ C की वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए। अब C की वैल्यू मिनिमम देखें, इन दोनों में से C की वैल्यू तो बराबर नहीं है, C की वैल्यू यहां मिनिमम है, तो ऑप्शन नंबर C विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल आपके पास केवल एक क्यू फैक्टर अल्टरनेटिंग करंट का एक छोटा सा टॉपिक क्यू फैक्टर के नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो बस इसका फॉर्मूला आपको याद है। चलिए आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कैन गिव अन एंड गेट। तो सर एंड गेट जो है किस गेट के रिपीटेटिव यूज से हम लोग बना सकते हैं। तो हम सब जानते हैं बेटा कि जो नॉर गेट है और नैंड गेट है इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट, सार्वत्रिक द्वार। तो क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं? क्योंकि सर इन दोनों से आप हर तरह का गेट बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नाम से ही क्लियर है, और जिन्होंने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि अगर मैं नैंड गेट के साथ एक और नैंड गेट जोड़ दूं, एक नैंड गेट का जो आउटपुट है उसी को दो इनपुट बना करके दूसरे नैंड गेट में जोड़ देता हूं तो वो एंड गेट बन जाता है। और नॉर गेट में जब हम 3 नॉर गेट को कंबाइन करते हैं तो भी एंड गेट हमको मिल जाता है। ठीक है, नहीं भी आपने पढ़ा है तो आप सिर्फ इतना भी जानते हो कि नॉर गेट और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो उनसे सारे गेट बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ मेटल पीस इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज। एक धातु की प्लेट है सर हमारे पास और वो गर्म हो सकती है। अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट। तो बेटा हम लोग सब जानते हैं कि जब भी करंट हम पास करते हैं तो करंट की वजह से हीट जनरेट हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से हीट जनरेट हो सकती है। यही इसने पूछा है कि धातु की प्लेट गर्म हो रही, इसका कारण क्या हो सकता है। तो यहां देखो एक कारण तो कोई सही नहीं है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पहला कारण तो ऑब्वियस है सर, पहला कारण हो सकता है, बिल्कुल
क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है उसके कारण हीटिंग पॉसिबल है। तो पहली बात तो हमारा ए सही है, तो ये वाला आंसर हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ए तो दिया ही नहीं है। दूसरा देखिए, इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सर जब मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो एक इंड्यूस्ड करंट आता है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी हीटिंग कॉज होती है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। मतलब सर अब हमारे पास ऐसा ऑप्शन जिसमें बी भी आता हो, सर इसमें बी तो है ही नहीं, सी वाला भी गलत हो गया हमारा। आगे देखें हम, इट इज प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम। सर मैग्नेटिक फील्ड जो है समय के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही है तो ये इंड्यूस्ड करंट भी क्रिएट नहीं करेगी, इंड्यूस नहीं करेगी, और हीटिंग भी नहीं होगी, तो ये हीटिंग का कारण नहीं है। मतलब सर जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला वो सही वाले में नहीं आएगा सर। तो देखो इसमें तो सी आ रहा है, ये गलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आप सारे ऑप्शन पढ़कर भी करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम है, हम लोग इस तरह से सॉल्व करें कि हमको सारे चेक ना करने पड़े और कम ही चेक होने से हमारे आंसर हमसे बन जाए। ऑब्वियसली अगर ये नहीं मैच हो रहा होता तो हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। जो एक चलता हुआ चार्ज है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो ये बी वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहले ही हमने इसको बाहर कर दिया आंसर की कैटेगरी से। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड करंट बैलेंस, एक करंट बैलेंस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो धारा संतुलक होता है या वर्तमान संतुलक इन्होंने लिख दिया है इसको। यूज टू मेजर मैकेनिकल फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको नापने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो बी भी हमारा आंसर में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी नहीं है। तो यहां भी जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो एक और चेक कर सकते हैं, एक और ऑप्शन लेकर के, नहीं तो आपने सिर्फ ये दो भी चेक कर लिए ए और बी को, तो भी आप बता पाएंगे सर कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। देखिए इसमें भी आप चारों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं ऐसा जिसके बारे में मुझे पता है, देखिए यहां पे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग यूनिट है। आपको एक चीज डेफिनेटली पता होगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सर चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में नापा जाता है और ये रहा फर्स्ट। मतलब सर अगर आपको एक भी पता है तो आप उसको भी मैच करके सारे आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारी वैल्यूज याद हो। तो आप क्या करें, सी का फर्स्ट किस में आ रहा है, देखिए सी का सेकंड आ रहा है, ये हो नहीं सकता, सी का फर्स्ट आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां भी सी का सेकंड दे रखा है, सी का फोर्थ दे रखा है, तो सिर्फ एक भी आपने मैच कर लिया। कई बार ऐसे ही होता है कि आपको एक पता है और वो भी मैच कर लिया आपने, तो भी आप आंसर सही लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आपको याद हो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, यहां से भी आपको समझ में आई गया होगा कि आंसर कैसे लगाना है। एग्जाम में हमें इसी तरह से अप्रोच करना होता है आंसर को, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी। लाइट की देखिए फ्रीक्वेंसी देके रखी हुई है, जो दे रखी है 12 × 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन सर फ्रीक्वेंसी तो मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, मुझे तो लैम्डा की जरूरत होती है यंग के प्रयोग में, यंग के एक्सपेरिमेंट में। तो न्यू बराबर c/λ लिख देता हूं मैं, 12 × 10⁻14 हो जाएगा। लैम्डा इधर और ये इधर, तो c को लिख दिया 3 × 10⁸ अपॉन न्यू इधर आ गया, तो सर 12 × 10⁻14 बराबर लैम्डा। अब जो कैंसल आउट हो रहा है बेटा कैंसल आउट कर देते हैं, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार और 8 से ये 6 बार।
तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि देखिए आंसर अपने पास मीटर में ही दे रखा है, तो यहां देखिए यहां तो 1/4 हो गया और 10⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। आगे अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस, दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस दी है, दो फ्रिंज के बीच की दूरी दी है, और इसी को हम बीटा भी बोलते हैं। मतलब सर बीटा दे रखा है 0.8 मिलीमीटर, मिली को -3 लिख देते हैं, मीटर में आ जाएगा। इफ द स्क्रीन इज 1.6 मीटर अवे, जो हमारे पास पर्दा है, जो स्क्रीन है, उसकी जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो 1.6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट के बीच का डिस्टेंस यानी स्मॉल डी कितना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारा डेटा था अपने पास, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। सर डी निकालना है तो डी को इधर, बीटा को इधर ले आता हूं। डी बराबर लैम्डा डी अपॉन बीटा। लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, 1.4 इंटू 10⁻⁻6। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1.6, और बीटा कितना है, तो ये दे रखा है सर 0.8 इंटू 10⁻⁻3। चलिए देखते हैं क्या होता है सर। 0.8 से 1.6 2 टाइम चला जाएगा, और डेफिनेटली 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम चला जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचा बेटा, तो 1/2 इधर बचा नंबर्स में, तो पावर्स में देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा +3, तो -6 + 3 मतलब 10⁻³ मीटर, 1/2 मिलीमीटर, यानी हम लिख सकते हैं इसको 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर में भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में 10⁻⁻4 है। तो आप एक काम कीजिए, डेसिमल को एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दें, पावर एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये ऑप्शन में देखने को मिलता है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हमारी एग्जाम में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी या फिर h अपॉन mv। क्लियर है। हम अगर इन सभी के लिए 5 ऑप्शन दे रखे, अगर सबके लिए सर कैलकुलेट करने बैठ गए एग्जाम में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो हमको पहले ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। देखिए सभी में ऑप्शन में स्टार्टिंग में या तो बी है या फिर ए है, मतलब सिर्फ आप इन दोनों को भी चेक कर लें, बी को और ए को, तो भी आप बता पाएंगे कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है। तो मैं ए और बी को देख लेता हूं। मास ऑफ बुलेट, तो सर पहले के लिए मैं निकाल रहा हूं, पहला वाला जो हमारे पास है इसमें मास देके रखा है कितना, इसका मोमेंटम निकाल रहे बेटा m1 v1, तो m की वैल्यू 2/100, डेसिमल हटा दिया मैंने, और स्पीड कितनी है बेटा 3.3 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किलोमीटर में है, हमको मीटर में लेना होता है। चलिए 2 0 क्लियरली समझ में आता है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 जो है ये डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देगा। मतलब इसको सॉल्व करने पे आपको मिलने वाला है P1 की वैल्यू 66 MKS सिस्टम में। सेम टू सेम अगर मैं P2 निकालूं दूसरे में, तो P2 कितना आने वाला है सर, अ बॉल ऑफ मास 0.033 kg इज इक्वल टू 2 सर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.066 इसका मोमेंटम है। इन दोनों का मोमेंटम भी अगर हमने चेक कर लिया, तो अब हमें वेवलेंथ बताने में दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं सर जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। मोमेंटम फर्स्ट वाले का ज्यादा है तो फर्स्ट वाले की वेवलेंथ कम होगी, तो फर्स्ट वाले की वेवलेंथ कम होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। हमें यही बताना था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, ए की होगी। अब आप चाहें तो सारे भी ऑप्शन सॉल्व करके, मोमेंटम निकाल करके, लैम्डा निकाल करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देख लें कि मिनिमम वेवलेंथ होने के लिए
P की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो P की वैल्यू ज्यादा हमको किसके लिए मिल गई? फर्स्ट वाले के लिए मिल गई। तो फर्स्ट वाले की वेवलेंथ सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, एज पर बोहर्स मॉडल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हम लोग अगर बात करें ग्राउंड स्टेट के लिए तो सर एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम से, पहली बात तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? 13.6 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर 13.6 तो एज इट इज है हमारे पास, बोर्स मॉडल में ही है। z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी है सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है, तो यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ग्राउंड स्टेट है तो 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर? 13.6 इंटू 9। अब 9 का मल्टीप्लाई देखिए लगभग अगर 10 होता तो 136 होता। ये सारे नंबर तो बहुत छोटा है, 10 से थोड़ा कम है तो इससे थोड़ा कम आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चाहे तो मल्टीप्लाई भी आप करके देख लें। 9 का 6 में मल्टीप्लाई करूंगा, 54 का 4 कैरी गया 5, 27 आ जाएगा 27, 27 और 5 32 का 2 हासिल गया 3, तो 9 और 3 12, 122.4 आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ सनसेट द सन अपीयर्स टू बी एट अन हायर एल्टीट्यूड देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। तो ये बेटा रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा अपवर्तन में कि जो सघन माध्यम में रखी हुई वस्तुएं होती है वो हमें थोड़ी पास दिखाई देती है। जैसे हम लोग स्विमिंग पूल वगैरह में देखते हैं, जो उसकी जो सीढ़ियां होती है वो हमें पास दिखाई देती है, लेकिन जब हम पैर रखने जाते हैं तो हमको पता लगता है कि सीढ़ी थोड़ी नीचे है, जितनी ऊपर हमको दिखाई दे रही थी उतनी ऊपर नहीं है। वैसे ही जो विरल माध्यम में, रेयर मीडियम में रखे ऑब्जेक्ट है वो हमको दूर दिखाई देते हैं, जबकि होते नहीं है। तो ये क्यों होता है? अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर इन वर्टिकल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एट एन एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड। देखिए 1 मीटर तो मुझे लेंथ देके रखी हुई है और हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 4 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द, अपने को ईएमएफ निकालना है बेटा। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 0.2 गॉस, लेकिन गॉस से तो काम चलता ही नहीं है सर। 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसको टेस्ला में हमने बदल दिया। आप डेसिमल चाहें तो और शिफ्ट कर लें, डेसिमल को इधर शिफ्ट करें, पावर को इधर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ईएमएफ निकालना है बेटा, फॉर्मूला आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ईएमएफ E इज इक्वल टू 1/2 B⍵L²। तो सर 1/2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो गई 2 × 10⁻⁻5, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 4 और L² मतलब 1 का स्क्वायर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सर क्या होगा, 2 से 2 तो हम लोग काट देंगे, हमारे पास बचेगा 4 × 10⁻⁻5। तो सर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो माइक्रो में इसको चेंज कर लेते हैं। वोल्ट में आंसर आने वाला था पर माइक्रो वोल्ट में इनको आंसर चाहिए, तो हम डेसिमल अगर एक डिजिट इधर शिफ्ट करें तो पावर एक डिजिट इधर शिफ्ट करना पड़ती है हमको, तो इधर तो एक 0 और लेना पड़ेगा। 40 × 10⁻⁻6 वोल्ट या फिर 40 माइक्रो वोल्ट। क्लियर है? तो 40 माइक्रो वोल्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पेपर है बेटा हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q। हमारे पास एक चार्ज है Q, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया सर। एक पार्ट तो छोटा Q होगा तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, Q माइनस Q होगा। इतना तो समझ में आता ही है कि अगर ये 20 होगा और ये 2 होगा तो ये 20 माइनस 2 होगा, यानी 18 होगा। तो वैसे ही अगर ये 20 है तो 20 और 2 तो ये 20 माइनस 2। तो द रिपल्सन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो सर मैक्सिमम कम होगा हम सब जानते हैं,
मैक्सिमम होने की कंडीशन होती है कि जब ये एक छोटा चार्ज आधा हो और बचा हुआ चार्ज भी आधा हो, ये दोनों चार्ज इक्वल हो तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। आप लोग प्रैक्टिकली भी कोई एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि आपने 10 कूलम का चार्ज ले लिया, 1 कूलम 9 कूलम लेके देख लो, या 5 कूलम 5 कूलम लेके देख लो। 5 × 5 वाले में सबसे ज्यादा आंसर आएगा, है ना। F = KQ Q1 Q2 / R² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां अपन देखते हैं सर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सर Q/Q की वैल्यू मैक्सिमम अपने को कब होगी। Q/Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल Q/स्मॉल q। तो सर कैपिटल Q तो कैपिटल Q है, लेकिन जो स्मॉल q है वो ये कैपिटल Q का आधा होगा, तो Q/2 होगा। अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो 2:1 विल बी द आंसर। आगे बात समझ में। ये जो Q है बेटा स्मॉल q, ये कैपिटल Q का आधा होता है, कैपिटल Q/2। आप चाहें तो इसको मैं हटा करके लिख देता हूं, आधा चार्ज होगा मतलब ये होगा सर Q/2 और ये भी होगा Q/2। ठीक है, तो 2:1 हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सर आपके पास एक 1 मीटर लेंथ की सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की लेंथ है 1 मीटर एंड रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻⁻² मीटर है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 1000 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसमें जो करंट है I, इसकी वैल्यू 10 एम्पियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा ये कितना होगा। तो सोलेनॉइड के केस में आप सबने ही इसको पढ़ के रखा है बेटा। पहली बात तो देखिए सब में पाई है, तो पाई की वैल्यू हमको नहीं रखना है। B बराबर होता है सर μ0 Ni या μ0 N/Li, क्योंकि ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, μ0 की वैल्यू होती है सर 4π × 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 1000 है, I की वैल्यू हमारे पास 10 है और L की वैल्यू है -2। क्लियर है। अब जो जो कैंसल आउट होता है कैंसल आउट कर देते हैं बेटा। लेंथ है हमारे पास, रेडियस, अच्छा रेडियस की हमको जरूरत ही नहीं है, लेंथ हमारे पास 1 दे रखी है ना, यहां पे लिखने में गलती हो गई। तो हमारे पास क्या है 4π, सही है, 4π × 10⁻⁻7। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, लेंथ जो है वो दे रखी है 1 मीटर और इनटू में हमको I दे रखा है 10 एम्पियर। ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास डेटा है इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा क्या आ रहा है। तो सर 3 0 1 0 4 0 कट जाएंगे सर, तो -3 बचेगा। 4π × 10⁻⁻3 कोई ऑप्शन दिखाई देता है क्या? 4π × 10⁻⁻3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सॉरी तो 40π है, तो हमारा आंसर कौन सा है 4π × 10⁻⁻3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय V, मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस को V हमने और बढ़ा दिया है, V तो पहले ही था, V से बढ़ा दिया है, तो हमारा पोटेंशियल जो नया वाला होगा वो हो जाएगा 2V के बराबर। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज? तो सर हम लोगों ने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर पोटेंशियल डबल किया है तो करंट भी डबल हुआ होगा, और करंट का तो वेलोसिटी से सीधा सीधा रिलेशन है, I = VDENA। अगर करंट डबल हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हुई होगी, तो बिकम्स ट्वाइस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, EMF अपने को दे रखा है सर 1.5 वोल्ट एंड बैलेंसिंग लेंथ जो दे रखी है इसकी वो दे रखी है सर 45 सेंटीमीटर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल
जिसका ईएमएफ दे रखा है 2.25 वोल्ट, तो इसका लेंथ कितना होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको 1 2 1 2, तो सर E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई करते हैं सर। E1 की वैल्यू तो 1.5 है, इसको मैं डेसिमल एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर रहा हूं, इसका भी एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 22.5। L की वैल्यू 45 है, इधर L की वैल्यू हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। उससे पहले भी एक काम करता हूं मैं सर, 15 से इसको 3 बार काट देता हूं। L इधर, ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। L का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, L ही रहेगा, लेकिन 22.5 का जब मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आ जाएगा? 15 का 5 कैरी गया 1, 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 6। तो लेंथ जो आने वाली है बेटा हमारी, वो आ रही है 67.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का यानी वायु का जो हमारा अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष, वो कितना होता है सर? तो कांच का वायु के सापेक्ष होता है 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। यहां से अपने को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो एयर के रिस्पेक्ट ग्लास का निकालना होगा तो वो 3/2 होगा। ये याद भी है, इससे भी निकाला जा सकता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। सर डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट कितना होता है सर? 12/5 होता है, याद भी होना चाहिए अपने को, या 2.4। ठीक है, तो क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड आपको निकालना है। इन सबसे इररिस्पेक्टिव आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो हम लोगों को ये नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लेना है विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लेना है। तो सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना होता है? 3/2, और डायमंड का कितना होता है सर? 12/5। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं 3 से 1 टाइम और 3 से 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 5/8। 5/8 है, मतलब ये 1 से छोटा ही आने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.625 आने वाला है, ऑब्वियसली क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो ये नहीं भी दिया होता, आपको ये दोनों वैल्यूज याद भी होती, तो भी आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे ही रहा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ये रहा। फर्स्ट का थर्ड वाला चेक कर लो, किसी में है क्या? ए का थर्ड, तो ए का सेकेंड, ए का थर्ड, ए का फोर्थ। तो देखो पहले ही लगाते आंसर आ गया, ए का थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको बहुत ज्यादा समय इसमें क्यों देना है? एग्जाम है, टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इस तरह से सीरीज में जुड़ा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस में दो ही डिवाइस दिमाग में काम, दो के ही नाम आते हैं अपने को याद, या तो पीएन जंक्शन डायोड है या फिर ट्रांजिस्टर है। अब डायोड हो सकता है एज ए रेक्टिफायर काम कर रहा हो, या फिर ट्रांजिस्टर हो सकता है ऑसिलेटर का काम कर रहा हो, या एम्पलीफायर का काम कर रहा हो। चलिए तो हम देखते हैं कि अ करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी। पोलैरिटी बदलने पर द करंट ड्रॉप्स टू ऑलमोस्ट जीरो। पोलैरिटी बदलते ही सर फॉरवर्ड से रिवर्स बायस होते ही करंट जीरो हो गया, तो पहचानने में आ गया होगा सर पीएन जंक्शन डायोड है। अब पीएन जंक्शन डायोड ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें, द फिगर बिलो शोज अ प्लॉट ऑफ करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर अ टाइम पीरियड। ये आई वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करने पे आई और आई टी कर्व का जो सर एरिया अंडर कर्व है, ये वाला एरिया, ये हमको चार्ज देता है। आपने पढ़ा ही होगा, चार्ज इज इक्वल टू आई डॉट आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो वही है एरिया, हमको देने वाला एरिया निकाल लेंगे तो हमको चार्ज भी मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मच चार्ज, तो चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व है। एरिया कितना है?
तो एरिया को सर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आप चाहो तो इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकालो, रेक्टेंगल का अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, या मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि सर एक साइड तो ये रही 12 और एक साइड ये दे रखी 4 से 12 यानी 8, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 0 से 5, तो ये आ जाएगा 5। कितना हो जाएगा सर ये 1/2, ये हो गया सर 20 इंटू 5, तो ये भी कैंसल आउट हो रहा होगा 2 से 10 टाइम, तो आ गया अपने पास 50 कूलम आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। तो सर पोलराइजेशन होने के लिए हमको जरूरी है कि वेव हमारी इस तरह की वेव हो, यानी ट्रांसवर्स वेव हो, अनुप्रस्थ तरंग हो। तो सर ये कौन सी तरंग है? तो लाइट वेव भी है, एक्सरे भी है, रेडियो वेव भी है, सभी इस तरह की वेव है, लेकिन साउंड वेव इस तरह की नहीं है, तो इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। बाकी इन तीनों को पोलराइज कर सकते हैं, इनका ध्रुवीकरण कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ध्रुवण जो है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अ कैपेसिटर एक्ट्स एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। देखिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैपेसिटर के केस में आपको पता ही होगा कि कैपेसिटर का यूज हम लोग सिर्फ एसी सर्किट में कर सकते हैं, डीसी सर्किट में इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी सर्किट में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और एक करंट को पास नहीं होने देता। तो अल्टरनेटिंग करंट में तो नहीं, डायरेक्ट करंट में हम इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो डायरेक्ट करंट में इसका यूज नहीं कर सकते, उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। डायपोल का इलेक्ट्रिक चार्ज हमको बताना है टोटल। तो सर डायपोल में अगर सबको पता हो प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज होते हैं, तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो एक चार्ज प्लस क्यू होगा, इसमें मैं माइनस क्यू चार्ज को ऐड कर दूंगा तो 0 चार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ टेलीविजन ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 84 मीटर टॉल, हाउ मच सर्विस एरिया कैन इट कवर। तो सर एरिया के लिए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर, और यहां डी क्या है तो आप जानते हैं एंटीना वाले केस में डी इज इक्वल टू √2RH। ये ट्रांसमिशन थ्रू एंटीना के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस हमारी रेडियस होगी। तो अगर मैं डी का स्क्वायर करूं तो ये रूट हट जाएगा। एरिया निकालने के लिए मुझे पाई 2RH का मल्टीप्लाई करना है बस। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 22/7 ले लें आप, 2 अपनी जगह एज इट इज। आर की वैल्यू है बेटा 6400 किलोमीटर, किलो को मैंने 1000 ले लिया, और हाइट कितनी दे रखी है तो हाइट दे रखी है 84। अब 84 क्यों दे के रखा हुआ है बेटा, क्योंकि क्लियरली कटता होगा सर 7 से एक बार, ये 7 से एक बार और 2 बार 14, तो ये 12 हो गया। अब अपन लोगों को मल्टीप्लाई ही करना है, ये 12 इंटू 2 24 इंटू 22, तो हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर 24 इंटू 22, या फिर एक काम करते हैं सर ये 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 64 कर लेते हैं। यहाँ पे 64 और यहाँ पे 24, 16 का 6 हासिल गया एक सर, 6 चौक 24 और 8 कितने हो जाएंगे सर 32, एक 33 का 3 हासिल गया 3, 12 और 3 15, 1536। तो सर हमारा यही आंसर आ रहा है यहाँ पे, इनका ही मल्टीप्लाई करने पे 1536। और अभी कौन बच गया है, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है, 12 का कर लिया है, 64 का कर लिया है सर, ये 22 अभी बचे ही है और 5 0 भी बचे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब हम लोग देखें अगर इसको, तो लगभग 2 अगर मैं कर दूं तो 3000 है, ये लगभग 2 गुना में इसको कर दूं, मान लो क्योंकि ये किलोमीटर का स्क्वायर है, किलो मतलब 10⁻³ मीटर, तो किलोमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, 10⁻6 लाइक चाहिए मुझे। तो मैं काम करता हूं सर, यहां से डेसिमल इधर शिफ्ट करता हूं तो पावर आगे बढ़ जाएगी। इस कन्वर्जन में कई बार बच्चे गलती करते हैं, 15 इंटू 36 2.2
10 की घात 6 मीटर स्क्वायर। तो सर इसको मैं किलो का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ 1536 इंटू 2.2 का गुणा करना है, किलोमीटर स्क्वायर में मेरा आंसर आ गया। लगभग 2 भी मान लो तो 3000, इससे डबल 3000, और 3000 की रेंज में एक अकेला ही क्वेश्चन है, 3000 से ज्यादा ही आएगा ऑब्वियसली। ये 1500 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या है, तो ये 3000 से ज्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये हमको बताना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ही सेंटेंस दे रखा है, डिस्पर्जन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। जो डिस्पर्जन है बेटा वो टूटने की, अपने ही कंपोनेंट्स में टूटने की, जो कंपोनेंट वाले कलर है उनमें टूटने की घटना है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर ए देखें हम लोग तो इस सी में और डी में दे ही नहीं रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सर बी चेक करने का कोई फायदा नहीं, दोनों में है, सी अपन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्टिकल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ ग्लास फाइबर्स कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बिल्कुल गलत है। सब लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर में जो कोटिंग वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है सर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें आ रहा है तो ये गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें। अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। सर 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स अपने को सिलिकॉन के मिलने वाले हैं। इट इज डोप्ड विथ 2 parts per million, मिलियन मतलब 10⁻6। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, क्योंकि हमने एक पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाई है, इंप्योरिटी मिलाई है, पंच संयोजी अशुद्धि, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं डोपिंग के बाद तो कितने हो जाएंगे सर, इतने एटम्स में 2 parts per million, इतने मतलब सर कितने हो गए। तो एक तो मैं 60 से 60 काट दूंगा तो ये 22 हो ही जाएगा, और 5 into 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 into 10 की घात 22, मतलब 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डोपिंग के बाद मिलने वाले हैं। द नंबर ऑफ होल्स आर, आपको नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं। अगर पहले जो हमारे पास बिना डोपिंग वाला जो सिलिकॉन था उसमें कितने एटम्स होते थे, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स 9 into 10⁻1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब, इतने अगर होते तो अब इसका तो फॉर्मूला अपने को पता है कि एन आई को अपन लोग एन भी लिख सकते हैं, एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच इंटू एन ई। एन ई भी हमारे पास है, इधर ले आए तो एन एच निकालना है हमको, एन एच इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन ई। एन का स्क्वायर मतलब सर 1.5, जिसको 3/2 बोल सकता हूं मैं, 3/2 का स्क्वायर। अच्छा 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, 10⁻16 का स्क्वायर मतलब 10⁻32, अपॉन में है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि है 10⁻23। क्लियर है? तो क्लियरली यहां से समझ में भी आता है बेटा कि अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 23 में आपको 9 जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, 9, 10⁻9 बचेगा, 23 जीरो कट जाएंगे तो 9/4 2 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, ये दोनों हो सकते हैं, और 10⁻9 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जो पावर है हमारे पास 32 एक बड़ा नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखिए, टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 0.1 मीटर डायमीटर। हमारे पास एक टेलीस्कोप है, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है, जिसको हम अपर्चर भी बोलते हैं, ए, इसकी वैल्यू है 0.1 मीटर यानी 1/10 मीटर। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। सर ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस, सर ये हमारे पास
ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं, ये मेरे को दे रखी है सर 500 मीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों से 500 मीटर की दूरी पे यहां पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी हमको बताना है। विच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय अ टेलीस्कोप, जिसको हम इस टेलीस्कोप से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मतलब हमको बताना तो डी है, लेकिन कब, जब हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है 600 नैनोमीटर, मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा डेटा है, कैसे इसको सॉल्व करें सर, तो रिजॉल्विंग लिमिट के लिए हम लोग लिख सकते हैं सर, इस एंगल को ही रिजॉल्विंग लिमिट हम बोलते हैं, रेडियन में आता है ये। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये रहा आर्क डी अपॉन रेडियस मतलब 500, और रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, तो यहां रख दिया सर 1.22 लैम्डा, जिसकी वैल्यू 6 × 10⁻⁷ है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, मतलब ए जो हमारे पास डायमीटर जो अपर्चर है 0.1, सामने डी दे रखा है, 500 दे के रखा है, जो भी अपन लोग इसमें कैंसल आउट कर सकते हैं वो कैंसल आउट कर देंगे। जैसे हम लोग इस 500 को अगर इधर लेके आएंगे तो ये जो दो जीरो हैं, ये दो जीरो यहां के दो, मतलब ये मल्टीप्लाई में प्लस के जीरो होंगे, माइनस का जीरो तो माइनस का 5 आ जाएगा, यहां से एक डेसिमल इसको शिफ्ट करेंगे तो एक डेसिमल ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑल इन ऑल बचेगा क्या, ऑल इन ऑल हमारे पास बचने वाला क्या है, तो इधर 1 या 12.2, क्योंकि एक डेसिमल शिफ्ट कर चुका हूं मैं, इनटू में 6, इनटू में 5 भी हमारे पास आ चुका है इधर से 500 वाला, और 10⁻⁻ है -5 बराबर डी। सारे ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो दो पावर्स मतलब दो डेसिमल में और इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो लगभग ये 3 के आसपास आने वाला है। देखिए यहां से समझ में भी आता है कि आ जाएगा 30, 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा 12.2 इंटू 30, आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये पावर ये जो जीरो हो जाएगा, मतलब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 3 का मल्टीप्लाई इसमें आप कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, या 1 और 2 डेसिमल इधर करो, 3.66 10⁻⁻3 मीटर, यानी 3.66 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो 3.66 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हैज अ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ है, सबको पता है, लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगी, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफैरड एंड इट्स पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन डिस्चार्जिंग इट फुली विल बी, तो सर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हम निकाल लेंगे, तो उतना ही हमारा डिस्चार्ज करने में रिलीज भी हो जाएगी, हाफ CV²। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हाफ है, C की वैल्यू 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और V का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको कि 2 से 2 कटने वाला है, तो यहाँ 2 ही बचेगा, 10⁻⁻2 बचेगा, मतलब 0.02 जूल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 देखें, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ कॉइल चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। इस सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्स दे रखा है 6t² + 7t + 1, टाइम में हमको यहां सेकेंड में देके रखा हुआ है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे, ये फ्लक्स जो दे रखा है मिली वेबर में देके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग
इसको सॉल्व करके देखें। देखिए हमको निकालना क्या है सर, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ अपने को पता है क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन सबके पॉजिटिव दे रखे हैं तो साइन इज नॉट अ इश्यू। इसको हम 2 आगे चला जाएगा 12 आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं इसका, 7t में t का अवकलन 1 हो जाएगा, 7 और 1 का तो 0 होता ही है। कितने सेकंड पे सर, 2 सेकंड पे। तो यहां अगर मैं e की वैल्यू 2 सेकंड पे निकालूं तो यहां 2 रख दूंगा, 12 इंटू 2 प्लस 7, 12 इंटू 2 हो जाएगा सर 24 प्लस 7 मतलब 31 मिली वोल्ट। 31 मिली वोल्ट, 31 मिली वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि n इज इक्वल टू 1 की जो एनर्जी होती है 13.6 Z² होती है। n इज इक्वल टू 2 की कितनी होती है सर, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए होती है 3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अपन देखें n इज इक्वल टू 3 के लिए तो 1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 जो होता है 0.85 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आपको ये डेटा याद होगा जो कि आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, और इससे बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए अपने को ये याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है सर, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहे हैं। यहां कितना एनर्जी गैप है ये आप देख लें, क्योंकि बात हाइड्रोजन की है तो Z² को अपन नेग्लेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना एनर्जी गैप है, 13.60 माइनस 0.85। तो सर 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, और ये आ जाएगा 12.75। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है 12.75। तो सर ये भी क्लियर है, सारी एनर्जी इस माइनस में है। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करके देखता भी हूं तो जो एनर्जी गैप है हमारे पास, ऊर्जा क्योंकि अवशोषित कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 12.75 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम इंफिनिटी टू थर्ड स्टेट में, है ना। थर्ड जो हमारी स्टेट है n इज इक्वल टू 3 में, अगर एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, वो कूद जाता है तो अपने पास अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ कितनी होगी ये अपने को बताना है। तो सर कैसे हम लोग बताएं इसको, तो लगभग आपको याद होगा शायद, हम लोग पढ़ते हैं 912 एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉन में अगर अपने को निकालना हो तो हम पढ़ते हैं लैम्डा Z² 1/n1², जिसकी वैल्यू हमको 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट, जिसकी कोई खास वैल्यू है नहीं। तो अगर अपन देखें हमको क्या निकालना है सर, वेवलेंथ निकालना है। यहां 912 एंगस्ट्रॉन तो है ही, वेवलेंथ निकालना है। Z की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1 ही हो जाएगी, और 1 इज इक्वल टू 3 मतलब ये आ जाएगा सर 9, और ये तो 0 हो गया। 1/इनफाइनाइट 0 होता है, मतलब 9 का आप सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दें, 900 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करोगे 8100 के आसपास, और थोड़ा सा ज्यादा आएगा मतलब 8200, या इसको सॉल्व ही कर लेना चाहिए हमको क्योंकि एंगस्ट्रॉन में है ये। चलिए तो 18 का 8 हासिल गया 1, यहां आ जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल गया 1, 9 9 81 और 1 82, 8208 एंगस्ट्रॉन है हमारे पास आंसर। पर एंगस्ट्रॉन में 822 ही है। तो अगर मैं इसको नैनोमीटर में चेंज करूं तो देखिए एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10। आप चाहते हो इसको कि आप -9 कर दो नैनोमीटर बनाने के लिए, डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 820 नैनोमीटर के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। थोड़ा सा कन्वर्जन आपका अच्छा होना चाहिए, और बड़ा सिंपल ही है कन्वर्जन, कोई बहुत मुश्किल कन्वर्जन नहीं है। व्हेन अ स्टेडी स्टेट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखिए सर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। वायर जो है एक जैसी मोटाई का नहीं है, धीरे धीरे इसकी मोटाई बदल रही है। समझ में आ रहा है बात। तो विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए सभी के फॉर्मूले आपको याद होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी सर,
क्योंकि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड J पर डिपेंड करती है और J खुद, क्योंकि देखिए करंट डेंसिटी क्या है, I अपॉन ए। तो A बदलेगा तो J भी बदलेगा, J बदलेगा तो E भी बदलेगा, तो ये भी बदल जाएगा, B भी वाला भी और D वाला भी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। तो VD जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी बदल जाएगा। नहीं कोई बदलेगा तो वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो यहां है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सर सी भी बदल रहा है तो सी आंसर हो नहीं सकता। ए और बी और डी भी बदल रहे हैं, बी भी बदल रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और डी भी हम लोगों ने दे रखा है, वो भी बदल रहा है तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी ओनली ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इन अ कॉन्केव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द फोकस। यहीं से समझ में आ गया सर, क्योंकि सवाल मिरर का है तो न्यूटन्स फॉर्मूला है ये, आपको पता होगा न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन का जो मिरर फॉर्मूला है बेटा, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला और अच्छा लगेगा, इसको हम लोग लिख दें तो न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। तो ये क्या बोलता है सर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। ये खत्म। x क्या है सर, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस, y क्या है सर, इमेज तक के डिस्टेंस। तो ये रूट का एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखें हम, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी एंड मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल। से टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, आप सभी को याद होगा अच्छे से। हम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसकी रेडियस, उसका टाइम पीरियड, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वहां हमने किया हुआ है। टाइम पीरियड देखो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो सर द्रव्यमान और आवेश दो चीजों पर डिपेंड करता है। इन्हें पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि अल्फा कण की समय अवधि, अल्फा कण की समय अवधि मतलब अल्फा का जो टाइम पीरियड है उसको मैं प्रोटॉन के टाइम से कंपेयर कर देता हूं। अल्फा का टाइम है तो सर मास भी अल्फा और चार्ज भी अल्फा, प्रोटॉन का टाइम है तो मास भी प्रोटॉन और चार्ज भी प्रोटॉन। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा का जो मास होता है बेटा वो प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा होता है, तो 4 बार ये कटने वाला है। और अल्फा का जो चार्ज होता है हीलियम के ऊपर 2 प्लस होते हैं, प्रोटॉन से डबल होता है सर। तो कितने टाइम ये ज्यादा होने वाला है, सॉरी अल्फा का ज्यादा होता है तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/2, यानी 2:1। अल्फा का टाइम पीरियड प्रोटॉन के टाइम पीरियड से 2 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अल्फा का जो टाइम पीरियड है प्रोटॉन के टाइम पीरियड से 4 टाइम्स होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखें, और रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज करेक्टेड इन सीरीज विद एन अननोन रेजिस्टर। सर 15 ओम का रेजिस्टर है, एक अननोन रेजिस्टर के साथ, R1 के साथ हमने इसको सीरीज में लगा दिया, मतलब रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू वन गैप ऑन अ मीटर ब्रिज while a resistance R2, एक R2 रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्टेड इन अदर गैप। द बैलेंस पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 50 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो रहा है, 50 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो रहा है, पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर व्हेन 15 ओम इज रिमूव्ड। तो सर यहां से तो अपने को एक चीज क्लियर हो गई होगी, इसके अपॉन में ये 15 प्लस R1, मीटर ब्रिज का सवाल है बेटा, सभी जानते ही होंगे इसको, R2 अपॉन 50, 50 से 50 कैंसल, 15 प्लस R1 बराबर R2। क्लियर है? चलिए आगे देखें हम, द बैलेंस पॉइंट व्हेन 15 ओम इज रिमूव्ड, 15 ओम को अगर हम हटा दें तो ये R1 रेजिस्टर हो गया,
15 ओम इज रिमूव, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां से रेजिस्टेंस आपने कम किया है तो ये इधर ही शिफ्ट होगा, 10 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां 40 सेंटीमीटर ही बचेगा। द वैल्यू ऑफ R1, द वैल्यू ऑफ R1 इज, R1 की वैल्यू हमको बतानी है, R2 यहां पे अभी भी R2 ही है, और अपॉन में यहां कितना है सर, यहां 40 होगा तो यहां 60 हो जाएगा। R2 की जगह हमको R1 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, फॉर्मूला लिखाएगा R1 अपॉन 40 इज इक्वल टू R2 अपॉन 60। मीटर ब्रिज के सवाल ऐसे ही करते हैं, पूरा डायग्राम तो हम नहीं बना सकते, तो डायग्राम मैंने इस तरह से बना दिया है, ठीक है। तो चलिए R2 की जगह लिख सकता हूं सर मैं, अच्छा ये भी क्या कैंसल आउट होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल इजीली दिख रहा होगा सर, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो R1 की जगह तो R1 ही रखा मैंने, 2 की जगह 2 ही रखा सर। R2 की जगह मैंने लिखा है 15 प्लस R1। अच्छा ठीक है सर, ये जो 3 है इसको भी इधर पहुंचा दूं तो 3R1 अपॉन 2 हो गया। R1 मेरे को निकालना है, R1 सारे एक तरफ कर दूं तो R1 इधर ले आता हूं, देखो सर 3/2 यानी 1.5 R है, 3/2 R1 माइनस R1 बराबर 15, तो ये आ जाएगा सर R1/2 बराबर 15, या R1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो R1 जो रहेगा हमारा, जो रेजिस्टेंस है 30 ओम का रहेगा, सॉरी ये रेजिस्टेंस है तो ओम में रहेगा, तो आंसर होगा हमारा 30 ओम। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बड़ा सिंपल सवाल है सर मीटर ब्रिज का, केवल आपको यही करना पड़ेगा, डायग्राम बना के इसके अपॉन में इसको बराबर, इसके अपॉन में इसको 2 बार रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो 2 मेजर टाइप्स ऑफ रेजिस्टर आर वायर बाउंड रेजिस्टर्स एंड कार्बन रेजिस्टर्स, हम लोग पढ़ते भी हैं, वायर का रेजिस्टर तो होता ही है, वायर से बना हुआ, कार्बन रेजिस्टर भी होते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसमें तो है, बी में पहला ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं हो सकता, सी में पहला ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं हो सकता, डी में पहला ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं हो सकता, तो पहला चेक करते ही आंसर आ चुका है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन अमंग द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं बेटा रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब वेव है, वेव है। रिफ्रैक्शन के लिए भी हम लोग वेव मान के ही इसको करते हैं, इंटरफेरेंस भी वेव है, पोलराइजेशन भी वेव है, केवल एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो जिसमें हमको लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है, फोटोन मानना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, सर ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए इसमें बी का थर्ड दिया है, इसमें भी बी का थर्ड दिया है, चेक करने की जरूरत नहीं है, सी का सेकंड, सी का फर्स्ट, सी वाला चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज के क्यू बाय आर, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका, तो सी वाले का फर्स्ट कहां आ रहा है आंसर, सी वाले का फर्स्ट ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। When a number of capacitors are connected in parallel between 2 points, सर पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ो तो वो डायरेक्ट जुड़ते हैं, मतलब उनकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, बढ़ती है। तो अगर हम कैपेसिटर्स बढ़ाएंगे पैरेलल में तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आप सबको याद होगा ऐसे कि हम कैपेसिटर लें, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, और अगर ऐसे कैपेसिटर्स के नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये आपस में जुड़ते जाएंगे, डायरेक्टली जुड़ेंगे तो वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये इंक्रीज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, द ट्रांसमिटिंग अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द एंटीना शुड हैव मिनिमम साइज। तो सर मिनिमम एंटीना का साइज लैम्डा बाय 4 होता है, इसमें से न्यूमेरिकल भी बनते हैं कई बार एग्जाम में, तो अपने को ये आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, तो इस ग्राफ को देख करके जवाब देना है बेटा
कि इनमें से कौन सी बात सही है। यहाँ पे ये गामा ए, गामा बी, गामा सी फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इन दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों का जो वीओ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कट ऑफ पोटेंशियल जिसको हम बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रहेगा दोनों का सेम है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, किसकी, ए की और बी की। तो ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बी सी की नहीं होगी। ए और बी की सही हो सकती, ए और सी की भी नहीं होगी। मतलब या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो यहां देखो ये करंट है, फोटो करंट जो है ये बी का और सी का सही हो, बराबर हो सकता है। बी का और सी का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसमें दे रखे हैं, इसमें ए और बी दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ग्राफ देख करके आपको आंसर देना है कि किसका फोटो करंट बराबर हो सकता है और किसकी फ्रीक्वेंसीज बराबर हो सकती है। तो आपने अगर एक बेसिक आइडिया मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा ग्राफ को बेसिकली, तो बहुत बेसिक सा ग्राफ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 देखें। अ चार्ज्ड बॉल ऑफ मास m, यहां पे एक चार्ज बॉल है बेटा m, एक सिल्क के थ्रेड से S से हमने एक बीटा एंगल बनाते हुए इसको लटका दिया है कंडक्टिंग शीट P से। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है बेटा, इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो ध्यान से, इसमें मैं टोटल फोर्सेस लगा देता हूं। ये इसके ऊपर एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा सर, F बराबर QE। अब क्योंकि मुझे इंटेंसिटी के टर्म्स में नहीं, डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहां पे देखिए एक टेंशन फोर्स आएगा धागे में, और ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा, और बीटा का इधर वाला हिस्सा T cos बीटा और इधर वाला हिस्सा T sin बीटा, अपॉन में एक मास भी होगा बेटा mg। अब ध्यान से देखें हम लोग, T sin थीटा जो है, T sin थीटा यहां बीटा दे रखा है तो बीटा ले लेता हूं, इज इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन T cos बीटा। T cos बीटा अगर अपन ले लें तो ये बराबर होगा mg के। ठीक है, अब T से T तो कैंसल आउट होने वाला है, साइन अपॉन कॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन बीटा। टेन बीटा बराबर Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट mg, यानी टेन बीटा देखो ध्यान से, सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या सिग्मा डायरेक्टली टेन बीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलाज लगा दें, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको रिजॉल्व कर दें, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक तरफ वो दे रखी है, दूसरी तरफ उनका डिटेक्शन देके रखा है। तो बाकी सबका तो ठीक है, फोटो सेल का लाइट से संबंध होगा, ये डेफिनेट बात है। तो ए का तो थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड कहीं दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये आंसर हो गया हमारा। कितना सिंपल है, आप एक या दो ऑप्शन मैच कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। द करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट। सर करंट का इक्वेशन ये रहा, वोल्टेज का इक्वेशन ये रहा, दोनों में आप ध्यान से देखिए, यहां ओमेगा टी है 100t, ओमेगा टी है 100t, लेकिन यहां एक एंगल ज्यादा है π/2, मतलब जो सर फाई है फेज डिफरेंस, ये कितना है π/2 है। और जब हम लोग एवरेज पावर डिसिपेटेड निकालते हैं तो आता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और cos फाई यहां पे आएगा सर cos 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे ही यहां 0 पुट करोगे एवरेज पावर भी 0 हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल है, सब लोगों ने देखा भी होगा, इसको डेफिनेटली सॉल्व भी किया होगा। तो हमारे पास एवरेज पावर जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 150 एम्पियर। 150 एम्पियर का करंट हमको देके रखा हुआ है एक वायर की वजह से, लिख देते हैं सर इसको।
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय करंट, कितने डिस्टेंस पे, यानी आर की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻⁴ टेस्ला होगी। तो फॉर्मूला सबको याद है अच्छे से, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड KI2/R। तो R निकालना है, बड़ा सिंपल है, R इज इक्वल टू KI2/B। K की वैल्यू 10⁻⁻⁷, I की वैल्यू 150 है, 2 अपने पास है ही और B की वैल्यू भी 10⁻⁻⁴। तो आप देखिए ध्यान से, पहले तो ये 4 0 से 4 0 करेंगे तो 3 0 ही बचेगा, और फिर 2 × 150 करोगे तो कितना आएगा सर, 300, और अपॉन में अगर इसको ले गए अपन, क्योंकि यहां पे और तो कुछ नहीं, 10⁻⁻³ नीचे चला जाएगा तो यह आ जाएगा 0.3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा रे, बीटा नेगेटिव रे। तो देखिए आयनाइजेशन पावर की बात हो तो हम लोग जानते हैं, स्पीड की अगर बात करें, स्पीड सबसे कम होती है अल्फा की, उससे ज्यादा बीटा की, सबसे ज्यादा गामा की। तो सर स्पीड अगर ज्यादा होगी तो पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, लेकिन आयनाइजेशन पावर कम होगी, ये हम लोग जानते हैं। पहले आयनाइजेशन पावर हमसे पूछा गया है, तो आयनाइजेशन पावर के लिए स्पीड कम होनी चाहिए ज्यादा होने के लिए। तो आयनाइजेशन पावर हम चाहते हैं कि कम हो तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड ज्यादा किसकी है सर, सबसे ज्यादा गामा की है, उससे ज्यादा बीटा की है। तो आयनाइजेशन पावर इज लेस देन अल्फा पार्टिकल। तो सर ये तो स्पीड की बात हो गई। अगर हम बोलेंगे आयनाइजेशन पेनेट्रेटिंग पावर, दोनों के लिए मैं बना के ही बता देता हूं। यहां पेनेट्रेशन के लिए क्या होता है सर, पेनेट्रेशन पावर उसकी ज्यादा होती है जिसकी स्पीड ज्यादा हो, तो पेनेट्रेशन का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। लेकिन अगर आयनाइजेशन पावर की हम बात करें तो ये उल्टा होता है सर, अल्फा का ज्यादा होता है, बीटा का कम होता है और गामा का सबसे कम होता है। तो पहले देखो क्या दिया इसने, आयनाइजेशन पावर इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से कम आयनाइजेशन पावर होता है बीटा का, जो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, इनने बताया कि कौन सा नहीं है प्रॉपर्टी। दूसरा देखें, इट इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये गलत है, साफ साफ गलत है ये तो। द पेनेट्रेटिंग पावर इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है, ये भी सही है। और इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक ही ऑप्शन है जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि हमको गलत वाला ही बताना है, तो इट इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें तो ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स है। तो इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इसमें से एक फॉर्मूला ये भी है, हाफ CV²/D। कई सारे इसके हम लोग वेरिएशन है, अलग अलग चेंजेस करते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकाला जाता है F = QE/2 से। तो यहां से आप E की वैल्यू रख दें, फिर उसमें सिग्मा की वैल्यू रख दें, तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है और काफी फेमस फॉर्मूला है, तो अपने को याद भी होना ही चाहिए। कितना होगा, तो ये होगा सर CV²/2D। यहां D इज द सेपरेशन है और इन्होंने सेपरेशन को X लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द परसेंट चेंज इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मैं X से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कम होगी। हमने कहा कि टेम्परेचर हमने 20% बढ़ा दिया, मतलब अगर मैं X2/x1 ले लूं तो पहले जो X2/x1 अगर हम लोग ले लेते हैं तो पहले सर टेम्परेचर कितना था x1 के हिसाब से, तो सर T था। अब बढ़ा दिया हमने, कितना कर दिया, 20% बढ़ा दिया तो 1.2T हो गया, या T से T कट जाएगा तो 1/1.2, या 10/12, या फिर 5/6। आप इसको परसेंट में अगर चेंज करके देखें, परसेंट चेंज में अपने को निकालना है
तो परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे, तो हम निकालते हैं x2 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू 100%। ऐसे आप परसेंट निकाल लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है इसका। तो अपन x2 अपॉन x1 तो हम निकाल चुके हैं 5/6 माइनस 1 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां आ जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100, मतलब माइनस 1/6 इंटू 100, यानी माइनस का 16.66%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? आप 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये पेपर का सॉल्यूशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।